हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की पिछली क्लासेस में हमने एलिंगम डायग्राम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, थियरी प्रॉब्लम्स, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों पिछले स्टेप में, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, धातु का निष्कर्षण करते हैं, तो अलग अलग स्टेप्स हम देखते हैं ना। पहले हम पढ़ते हैं पल्वराइजेशन, अयस्क का चूर्णीकरण, संशोधीकरण, उसको कूट पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद में हमने देखा सांद्रण, ठीक है, कंसंट्रेशन। सांद्रण में हमने अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए थे। लाइक सबसे पहले हमने देखा था ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, है ना, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, भार के अकॉर्डिंग हम देखे भाई अयस्क तो भारी होता है, अशुद्धियां हल्की होती है, उसके अकॉर्डिंग उस पे बेस्ड मेथड था। किसी न किसी पे बेस्ड होता है सांद्रण, कोई ना कोई प्रॉपर्टी को पकड़ के चलता है। फिर हमने देखा था सल्फाइड अयस्क के लिए झाग प्लावन विधि। फिर चुंबक से आकर्षित होती है अशुद्धि या अयस्क कोई भी, तो हमने देखा था चुंबकीय पृथक्करण विधि। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लीचिंग यानी कि निक्षालन। फिर हमने कहा चलो सांद्रण भी हो गया, इसके बाद अगले स्टेप में जाए तो हमें अयस्क तो मिल गया है, एक्स्ट्रा इंप्योरिटी सारी हट गई है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए या तो ऑक्सीजन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो हम कहेंगे भर्जन कर लो, और नहीं चाहिए तो निस्तापन कर लो। तो ऑक्सीडेशन तक तो कंप्लीट हो गया था। फिर नेक्स्ट स्टेप था रिडक्शन, अपचयन, जो हम आज डिस्कस करेंगे, अपचयन के अलग अलग मेथड्स। अब बच्चों इनमें से कुछ मेथड्स एनसीईआरटी में है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप सारे डिस्कस कर ले, क्योंकि कंपटीशन में इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जो एनसीईआरटी में नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो था, है ना, हमने पढ़ा रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया। फिर हमने देखा था कि अगर हम क्या करते हैं, अपचयन मेथड भी यूज करते हैं, धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए हमें धातु ऑक्साइड का अपचयन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम कार्बन से रिडक्शन करना चाह रहे हैं, किसी और मेटल की हेल्प से रिडक्शन करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए चाहिए था स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो ताप जिस पर अभिक्रिया की डेल्टा जी का मान जो है वो नेगेटिव है। इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए था एलिंगम आरेख का, एलिंगम डायग्राम का, जिसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके। अब हम पढ़ते भी अलग अलग मेथड से अपचयन कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक रिडक्शन। तो बच्चों रिडक्शन सबसे पहले, अगर मैं आपसे बात करूं तो रिडक्शन सबसे पहले हम करेंगे कार्बन द्वारा, है ना। सबसे इजीली अवेलेबल अगर कुछ है तो वो है कार्बन द्वारा अपचयन। तो अब आप कार्बन द्वारा अपचयन बोले, या इसमें आपको पिघलाना पड़ेगा धातु अयस्क को, तो हम कहेंगे कि प्रगलन, ठीक है। प्रगलन मतलब गलाना है, तो गलनांक के ऊपर गर्म करना पड़ेगा। अब कम विद्युत धनी धातु है, ठीक है, जैसे तो हम कहेंगे जिंक, आयरन और पीबी, या फिर टिन और कॉपर, इनके ऑक्साइड्स को कोक के साथ, इन मेटल के ऑक्साइड्स को क्या करना है, कोक के साथ, कोक मतलब कोयला, कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ उच्च ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड जो है धातु में अपचयित हो जाते हैं। और इस विधि को बच्चों हम क्या कहेंगे, तो इस विधि को हम कहते हैं प्रगलन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो जिंक ऑक्साइड है ना, अगर मान लो आपके पास क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, और तुम चाहते हो कि भाई मुझे इसका अपचयन करना, तो आप कार्बन ले लो डायरेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं है। जिंक ऑक्साइड आपका धातु ऑक्साइड हो गया, गर्म किसके साथ करना है, कोक के साथ, हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो। तो बच्चों जिंक ऑक्साइड अपचयित हो जाएगा जिंक में, और कार्बन से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कार्बन द्वारा अपचयन। मान लो जिंक नहीं है, लेड का ऑक्साइड है पीबीओ, तो बच्चों ये भी कार्बन से रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा Pb प्लस Cu। तो अगर आपसे पूछे निम्न में से कार्बन द्वारा अपचयन वाली कौन सी अभिक्रिया है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब बच्चों आयरन या कैल्शियम, इन धातु के ऑक्साइड का अगर आप अपचयन करेंगे तो आपको चाहिएगी वात्या भट्टी, ठीक है। आयरन या कैल्शियम धातु ऑक्साइड का अपचयन, ठीक है, ये आपका एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी मिलेगा इस बार बोर्ड एग्जाम्स के, है ना, कि भाई आयरन के ऑक्साइड का प्रगलन कौन सी भट्टी में करना है, या कैल्शियम के धातु के ऑक्साइड का अपचयन कौन सी भट्टी में करना है, तो हम कहेंगे आयरन हो या कैल्शियम हो, इन धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन, यानी कि जो प्रगलन वाला स्टेप है, सेम क्वेश्चन था भाई, थोड़ा ध्यान रखेंगे,
ठीक है, इनका अपचयन हम करेंगे ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी। आयरन मेटलर्जी पढ़ाऊंगी आपको आने वाली क्लासेस में। अब कुछ क्लासेस आई थिंक 2 क्लासेस या 3 क्लासेस मुश्किल से चैप्टर आपका एंडिंग पे ही है ना, 60-70% चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो आयरन या कैल्शियम धातु के ऑक्साइड का अपचयन बच्चों आपको करना है वात्या भट्टी में उच्च ताप पर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का रिलेशन हम पढ़ चुके हैं एलिंगम आरेख की सहायता से। उच्च ताप पर करते हैं। अब बच्चों आयरन का ऑक्साइड तो तुम्हें पता ही है, आयरन का और आपको पता ही है हेमेटाइट Fe2O3। ठीक है, अपचयन किसकी सहायता से करना है, तो हम कहेंगे अपचयन कार्बन की सहायता से करना है, तो Fe2O3 का अपचयन करेंगे हम कार्बन की सहायता से, तो ये बनाएगा ट्वाइस Fe प्लस 3CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और धातु में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो मेथड है इसे हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी, पायरो धातुकर। ठीक है, धातु ऑक्साइड को अपचायक मतलब कार्बन लिया है फिलहाल आपने, इसके साथ हाई टेम्परेचर पे धातु में बदलने का जो प्रोसेस है दैट इज पायरोमेटलर्जी। अब बच्चों आपको चाहिए कि भाई कार्बन द्वारा अपचयन करना था, तो आपने जिंक का ऑक्साइड ले लिया, पीबी का ऑक्साइड ले लिया, कॉपर का भी ऑक्साइड ले सकते हैं, टिन का भी ले सकते हैं, है ना, और आयरन का तो लिया ही था, कैल्शियम से भी हो जाएगा, कैल्शियम के ऑक्साइड का भी अपचयन हो जाएगा। जो कम विद्युत धनी थे वो आराम से क्या हो जाएंगे, कार्बन से रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, अब ऑक्सीजन छोड़ते ही नहीं, तो उनका अपचयन आपको करना पड़ेगा एल्यूमिनियम से। प्रोसेस का नाम है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करने की विधि का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस या गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस। अब बच्चों कुछ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक आपके पास क्रोमियम का ऑक्साइड हो सकता है, मैंगनीज का ऑक्साइड हो सकता है Mn3O4। ठीक है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये उच्च विद्युत धनी एल्यूमिनियम जैसे ही धातुओं से अपचयित हो सकते हैं, ये कार्बन से अपचयित नहीं होते, कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयित नहीं होते। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूं कि भाई मुझे क्रोमियम ऑक्साइड का अपचयन करना है और मैं मिला लूं कार्बन, तो कुछ होगा ही नहीं, इनकी ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बहुत ज्यादा है कि इसको छोड़ेगा ही। तो अब यहाँ तुम्हें जो जरूरत है सीधी सीधी वो है एल्यूमिनियम की, है ना। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के प्रति प्रेम, है ना, आकर्षण, वो क्रोमियम से ज्यादा है। तो अब एल्यूमिनियम के सामने इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा, है ना, इसको अपचयित होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस क्रोमियम प्लस एल्यूमिनियम जो है वो बना देगा Al2O3। सिमिलरली मान लो अगर तुम्हारे पास Mn3O4 है, मैंगनीज का कोई भी ऑक्साइड है, तो बच्चों ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है Mn, है ना, इसके ऑक्सीजन की प्रति बंधुता ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या मिला लिया, मैंने यहाँ मिला लिया एल्यूमिनियम, तो फिर इसकी क्रियाशीलता इससे तो ऊपर है, अब ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, है ना, तो ये बन जाएगा थ्राइस Mn प्लस Al2O3। बैलेंस आप करेंगे इसको, ठीक है, Mn3O4 प्लस Al, आपके पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे Mn अलग और Al2O3। ठीक है, अब यहाँ क्या बना, तो हम कहेंगे ये बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और इसने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यानी इसका हो गया अपचयन। ठीक है, बैलेंस करना है तो यहाँ मैं 3 लिख देती हूँ, 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ मैं 4 लिख देती हूँ अगेन, हाँ 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, now this is 8 and this is 9। I think ये बैलेंस है, चेक कर लेंगे आप इसको। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। अगर आपसे पूछे कार्बन अपचयन विधि का उदाहरण दीजिए, कार्बन अपचयन अभिक्रिया लिखिए, तो इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, जिंक की, पीबी की, आयरन की। ठीक है, अगर आपसे पूछे एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस की अभिक्रिया दीजिए, सिर्फ समीकरण लिखनी है, तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है ना। एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में ये लोग क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों स्वतः अपचयन,
क्योंकि स्पेसिफिकली हम कॉपर के लिए काम में लेते हैं। कॉपर भी हो सकता है, पीबी भी हो सकता है, मोस्टली कॉपर वाली रिएक्शन एग्जाम में आने के चांसेस है। अब देखो बहुत ही कम एक्टिव मेटल्स, बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं लाइक कॉपर है, पीबी है, मरकरी है, इनके ऑक्साइड्स जो है हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, ठीक है, और इनके अपचयन के लिए हमें किसी और अपचायक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तुमसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स, ध्यान रखेंगे। बेसेमर कन्वर्टर, बेसेमर परिवर्तक में होने वाली स्वतः अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों बेसेमर कन्वर्टर में हम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कॉपर मैट, ठीक है। अब है क्या कॉपर मैट, वो तो अलग है, चलो क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग के बाद का जो प्रोसेस बनेगा कॉपर मैट, ठीक है। कॉपर मैट को हम बेसेमर कन्वर्टर में मिला देते हैं, नाशपाती के आकार की भट्टी है जिसे हम बोलते हैं बेसेमर परिवर्तक, और लोअर पार्ट से उसमें क्या करते हैं, गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं। अंदर की जो कोटिंग है वो सिलिका लाइनर होती है ना। कॉपर मैट होता है Cu2s और FeS, ठीक है, FeS हमने उड़ा दिया है, हम बेसेमर कन्वर्टर की लास्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ये दोनों कॉपर मैट नहीं है, ठीक है। कॉपर मैट है आपका कॉपर सल्फाइड और एन सल्फाइड का मिक्सचर गलित अवस्था में, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, तो देखो कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड लास्ट में रह जाते हैं बेसेमर कन्वर्टर में। जब पूरी मेटलर्जी डिस्कस करेंगे तब आपके पास आएगा कि आया कहां से। फिलहाल मुझे सिर्फ इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है कि यहाँ हुआ क्या। तो बच्चों आपने देखा कि भाई कॉपर कम सक्रिय धातु है और इसका ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, यानी अगर मैं इसको गर्म करूंगी ना बच्चों तो ये ऑक्सीजन छोड़ देगा, और ऑक्सीजन छोड़ेगा तो होगा क्या, तो बच्चों यहाँ का सल्फर और यहाँ का ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा SO2 गैस के रूप में, और आपको मिलेगा कॉपर प्लस SO2, ठीक है। अब हुआ क्या, तो बच्चों ये दोनों गलित अवस्था में थे, पिघले हुए थे, और आपने इसमें से क्या देखा, SO2 गैस जो है वो निकल ली। तो ये जो गला हुआ कॉपर था इसकी सरफेस पे है ना उभार बन जाते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्लिस्टर्स कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं फफोलेदार तांबा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेसेमर परिवर्तक में जो धातु प्राप्त होता है, जो तांबा प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे ब्लिस्टर्ड कॉपर, फफोलेदार तांबा। फफोलेदार तांबे में कॉपर की शुद्धता कितने परसेंट है, तो हम कहेंगे लगभग 98% जो है ये प्योर होता है। स्वतः अपचयन क्यों बोला, तो भाई कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर के ही दोनों अयस्कों से या कंपाउंड से क्या हुआ, कॉपर का अपचयन हुआ, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्वतः अपचयन। सेम रिएक्शन बच्चों पीबी की भी पॉसिबल है, PbS और PbO, आंसर अगेन Pb और SO2, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जाएगा स्वतः अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, तो आपको ये रिएक्शन ध्यान होनी चाहिए, जेईई में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हमने पढ़ लिए कितने, 3 मेथड पढ़ ली। पहला कार्बन द्वारा अपचयन पॉसिबल था जिसे हम प्रगलन बोल ही रहे हैं, है ना। वातिया भट्टी में आयरन ऑक्साइड को आयरन में अपचयित करने के लिए हम कोक वाला मेथड ही काम में ले रहे थे, ठीक है। और तो हमने कहा कि भाई एल्यूमिनियम से भी हम क्रोमियम है, मैंगनीज है, इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकते थे, तो वो आपका एल्यूमिनोथर्माइड रिडक्शन था, है ना, एल्यूमिनोतापी विधि भी कह सकते हैं। तीसरा तो हमने कहा ये स्वतः अपचयन भी हो सकता है। अब बच्चों हुआ क्या कि मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, पोटेशियम है, तो ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, अत्यधिक सक्रिय धातु है, हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, हाईली एक्टिव मेटल से। अब इनका रिडक्शन कराना जो है वो बहुत मुश्किल काम है ना। हम देखें कि अगर मेटलर्जी में हमने पढ़ा कि भाई हम हाई टेम्परेचर पे धातुओं को क्या कर लेते हैं, उच्च ताप पे धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है और इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इनका अपचयन कराना बहुत मुश्किल है। सोडियम पोटेशियम आप एलिंगम आरए की सहायता से हाई टेम्परेचर पे नहीं प्राप्त कर सकते। तो इनके लिए हमें इनके गलित क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, सोडियम चाहिए तो सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना। तो देखो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव उच्च विद्युत धनी धातु या बहुत अत्यधिक सक्रिय धातु जैसे हम कहें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स या क्लोराइड्स, ठीक है, इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर क्या बोले
तो यहाँ फिर हम बोल रहे हैं कि क्लोराइड्स का संगलित अवस्था में, मतलब इनको गला के और हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन कर सकते हैं। इससे हमें कैथोड पे शुद्ध धातु प्राप्त होगी, क्योंकि कैथोड पे होता है अपचय। और यह अभिक्रिया जो है विद्युत अपघटन के रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है। भाई अब ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी आ गई। इतने टाइम पे तुम हाई टेम्परेचर यूज कर रहे थे, कार्बन वगैरह तुमने काम में लिया, तो वो पायरोमेटलर्जी थी, है ना। टेम्परेचर हाई रखा तो पायरोमेटलर्जी। अब तुम करंट काम में लोगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, किसके लिए काम में लेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तो तुम कहोगे उच्च विद्युत धनी धातु, लाइक सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है और एल्यूमिनियम हो सकता है। अब मैं कहूँ कि सोडियम प्राप्त करना है, तो सबसे अच्छा सोर्स सोडियम क्लोराइड है भाई। ठीक है, सोडियम प्राप्त करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब करना क्या है, तो बच्चों मान लो सोडियम प्राप्त करना है, तो आप क्या करें, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कर दें। ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया NaCl। ठीक है, ठोस अवस्था में तो आपको पता है करंट आना नहीं है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ संगलित NaCl का हमें करना है विद्युत अपघटन। ठीक है, तो बच्चों NaCl का विद्युत अपघटन करोगे तो एक तो बनेगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। एक उससे लिख रही हूँ, जलीय विलयन नहीं है, मोल्टन स्टेट में है, पिघला हुआ है, संगलित है। ठीक है, अब क्या होगा, तो भाई कैटायन है, कैटायन हमेशा दौड़ता है कैथोड पर। ठीक है, और एनायन हमेशा दौड़ेगा एनोड पर। ओके, अब बच्चों एनोड पे होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और कैथोड पे होती है रिडक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो NaCl में करंट पास किया, Na+Cl- अभिक्रिया करा देते। तो हमने देखा, चलो भैया एनोड अभिक्रिया लिख लेते। तो एनोड अभिक्रिया, एनोड रिएक्शन आपको पता है ऑक्सीडेशन होना है, तो Cl- से इलेक्ट्रॉन छुड़वा दो, तो Cl तो कुछ होता नहीं है ना, Cl2 होगा ना, क्लोरीन गैस होगी स्टेबिलिटी के लिए। तो हम कहेंगे चलो एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त होगी, कैथोड पे अभिक्रिया करा दो। तो बच्चों कैथोड अभिक्रिया, तो कैथोड पे क्या होगा, तो हम कहेंगे कैथोड पे Na+ जाएगा, होगा क्या, अपचयन। तो Na+ एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ उसको ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो कैथोड पे सोडियम जमा हो जाएगा और एनोड पे क्लोरीन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी। तो ये विद्युत अपघटन के रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है ना, इसलिए हम इसे विद्युत अपघटनी अपचयन या इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा हो गया 4 पॉइंट हो गए, है ना। पहले कार्बन द्वारा अपचयन कराया, फिर एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन भी कराया, फिर हमने देखा कि चलो कार्बन से हो गया तब तो ठीक है, कुछ एक मेटल्स जो है वो एल्यूमिनियम से रिड्यूस हो जाते हैं, वो भी ठीक है। एल्यूमिनियम से नहीं होते तो हमने सेल्फ रिडक्शन, है ना, इन केस ऑफ कॉपर, Pb और Hg, सेल्फ रिडक्शन, स्वतः अपचयन। और हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम, तो हम कहेंगे विद्युत अपघटनी अपचयन। अब बच्चों ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत के अनुसार अगर उच्च ताप पर उच्च ताप धातु कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड के अपचयन में उपयोगी है। ठीक, और उच्च क्रियाशील धातु जैसे ये थे सोडियम पोटेशियम, इनके लिए उपयोगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये धातुएं तो खुद ही क्या है, प्रबल अपचायक, ये तो खुद हमेशा ऑक्सीडाइज होने के मूड में रहती है और सामने वाले को रिड्यूस करने के मूड में रहती है। तो हम कहेंगे ओके, लेस एक्टिव मेटल्स थे उनके लिए हमारे पास काम में आ गया था, है ना, लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल है इनके लिए तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो पायरोमेटलर्जी समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई इसके लिए हमने काम में क्या लिया, तो उसके लिए हमने काम में लिया इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया। अब इन धातुओं के अगर मानक अपचयन विभव की बात देखें तो मानक अपचयन विभव उच्च ऋणात्मक होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है बच्चों कि धातु, मान लो धातु ऑक्साइड है, चाहे कुछ भी है, धातु अगर क्रिया कर चुकी है तो धातु M+ है, तुम चाहते हो धातु चाहिए, यानी M+ को किस में बदलना है, M। अब हम कह रहे हैं इनके अपचयन विभव, मतलब M+M में बदले तो ये जो पोटेंशियल आएगा, विभव आएगा, SR भी आएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव है।
अब आपको फॉर्मूला याद है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, एफ फैराडे कांस्टेंट 6500 कूलम्स, ठीक है, ये इसका वैल्यू है। और ई नॉट सेल तो हम कहेंगे फिलहाल रिडॉक्स कपल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इनके लिए भी मैं अगर धातु की बात करूं तो ये जो धातु हमने लिखी है इनके लिए ई नॉट की वैल्यू बहुत नेगेटिव है। तो रिडॉक्स कपल का जो ई नॉट आएगा ना, वो अगर नेगेटिव में आ गया तो तुम्हारे फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव है, इधर फिर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो भाई डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो अभिक्रिया आगे चलेगी नहीं, और आगे चलेगी नहीं तो काम रुक जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो किसी भी हालत में धातु आयन को धातु में बदलना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों इलेक्ट्रोमेटलर्जी तुम्हें यूज करनी पड़ रही है, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर हम इस पे हाई टेम्परेचर से रिडक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी के मान ऋणात्मक आने के चांसेस सर्वाधिक होते हैं, इवन नेगेटिव ही मिलते हैं। सॉरी, डेल्टा जी के मान पॉजिटिव मिलते हैं ई नॉट नेगेटिव की वजह से। तो डेल्टा जी पॉजिटिव मिलेगा तो अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए जो अत्यधिक उच्च विद्युत धनी धातु हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, इनके लिए हमें थोड़ी सी परेशानी आती है। इसलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के यानी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण हम कहेंगे डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अतः उपयुक्त धातुओं का पृथक्करण करने के लिए अशुद्ध गलित धातु विलयन का विद्युत अपघटनी अपचयन करा। मतलब अब हम हाई टेम्परेचर वाली मेटलर्जी काम में नहीं ले सकते, इनके लिए हम पायरो मेटलर्जी काम में नहीं ले सकते, इनके लिए हमें इनका कोई लवण लेना पड़ेगा, है ना, गलित अवस्था में, उसमें हम करंट पास करेंगे और फिर हम धातु आयन को धातु में अपचयित करेंगे, ये जरूर हो सकता है, ठीक है। तो भाई इनके गलित धातु विलयन का विद्युत अपघटनी अपचयन कराते हैं, जिससे विलयन में उपस्थित धातु आयन आसानी से क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, ठीक है। तो क्रियाशील धातु मतलब धातु आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आपने करंट पास कर लिया तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रोमेटलर्जी में दो स्टेप्स है हमारे पास, या दो विधियां हैं जो हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में देखो सबसे पहले है हमारे पास एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण, ठीक है, यानी कि हॉल हेराल्ट मेथड। हमारे पास है सबसे पहला हॉल हेराल्ट मेथड, हॉल हेराल्ट विधि। कोई पूछे क्या होता है हॉल हेराल्ट विधि, तो हम कहेंगे एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। अब प्रॉब्लम क्या है, करंट तो पास करना है Al2O3 में, है ना, एल्यूमिना Al2O3 का विद्युत अपघटन। अब तुम्हें लगेगा कि कार्बन से कर लेते, तो जो धातु है बेचारी कार्बन से अपचयित नहीं हो पा रही थी, उसके लिए तो हमने एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम खट से ऑक्सीजन को खींच लाता है, एल्यूमिना के पास कार्बन रख दो तो वो छोड़ेगा ही नहीं ऑक्सीजन को, कार्बन से अपचयित नहीं कर सकते, है ना, स्वतः अपचयन इसमें पॉसिबल नहीं। हाँ, करंट पास करोगे तभी कुछ हो सकता है, अभी हमने देखा था हाई टेम्परेचर पे कर लेते तो फिर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाता, तब भी पॉसिबल नहीं था। तो आपके पास एक ही चॉइस है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ले देखिए मुझे चाहिए कि अच्छा एल्यूमिनियम चाहिए तो इसका विद्युत अपघटन कर देती हूँ। अब एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कर दो Al+3 ऑक्साइड -2। तो इतना सिंपल नहीं है बच्चों, क्वेश्चन बनेगा पहला एल्यूमिना विद्युत अपघटन में आने वाली दो कठिनाइयां कौन सी है बताओ, एल्यूमिना विद्युत अपघटन में आने वाली दो परेशानियां कौन सी है जिनका आपको सामना करना पड़ेगा वो बताओ। तो बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप एल्यूमिना में करंट पास करने चले हो, है ना, प्योर एल्यूमिना इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शुद्ध एल्यूमिना विद्युत का कुचालक। लो तुम जिसमें करंट पास करने की बात कर रहे थे वो तो बेचारा कुचालक नहीं। और सेकंड, चलो हम कोई जुगाड़ लगा लेंगे, तो बच्चे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, करंट कैसे पास करोगे, तो ठोस है ना, तो मैंने अभी क्या बताया था, गला हुआ होगा तब करंट पास करना पड़ेगा, तो गलाना पड़ेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट ढूंढने जाओगे तो लगभग बता रही हूँ मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना हाई टेम्परेचर, मेटलर्जी डे 1 हमने पढ़ा था, खर्चा कम से कम करना,
2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम सोचो इतना पहुंचाने के लिए कितना खर्चा हो। और चलो जुगाड़ लगा के पहुंचा भी दिया, तो बच्चों जब ये पिघलेगा और जैसे ही 2000 पहुंचेगा, एल्यूमिनियम तो वेपोराइज्ड हो जाएगा, एल्यूमिनियम तो वेपर बनने लग जाएगा, है ना, तो भारी काम हो जाएगा। तो 1800 पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम जो है वाष्पीकृत हो जाता है, तो मौका ही नहीं मिलेगा उसको संवर्धने का, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा, हॉल हेरोल्ड विधि किससे संबंधित है? छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। हॉल हेरोल्ड विधि किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे एल्यूमिना विद्युत अपघटन से। एल्यूमिना विद्युत अपघटन से आप क्या प्राप्त करेंगे? तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए एल्यूमिना का विद्युत अपघटन ही क्यों करना पड़ रहा है, और कोई विधि क्यों नहीं है? तो तुम कहोगे कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसके लिए ई नॉट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाती है ना। रेडॉक्स कपल अगर हम सेट करते हैं किसी धातु के साथ, तो ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, अपचयन विभव इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इस चक्कर में डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो जाता है, अभिक्रिया हमारी आगे नहीं बढ़ पाती है, इसलिए हम इसको पायरोमेटलर्जी से एल्यूमिनियम को पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, अब कार्बन से अपचयन कर लेते, तो एल्यूमिनियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति कार्बन से ज्यादा है, मतलब कार्बन पड़ा है, एल्यूमिनियम पड़ा है, ऑक्सीजन पड़ा है, तो पहले एल्यूमिनियम झपट लेगा, एल्यूमिना बना लेगा, कार्बन तो सोचता ही रह जाएगा, है ना। तो कार्बन से हम इसको अपचयन नहीं कर सकते, और भाई किसी से नहीं कर सकते, तभी तो नया जुगाड़ निकाला। ठीक है, ये कुछ छोटे क्वेश्चन है। अब इन दोनों कठिनाइयों को दूर करो, क्योंकि आपने तो नाम लिखा ही है हॉल हेरोल्ड मेथड, कुछ तो जुगाड़ लगाया होगा। तो हम कहेंगे हाँ चलो, कंडक्टर की प्रॉब्लम थी ना, कूचा अलग था, हमें करंट पास करना है तो चीज सामने वाली चालक होनी चाहिए, तो हम इसमें मिलाएंगे क्रायोलाइट Na3Al(F6). क्रायोलाइट इसको क्या करेगा, इसको अच्छा चालक बना देगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। ठीक है, फिर ये 2000 तो बहुत ज्यादा है, तो बच्चों हम इसमें मिलाएंगे फ्लोर स्पार CaF2। CaF2 क्या करेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन करेगा, अशुद्धि मिलाने में वैसे भी गलनांक कम हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 900 के आसपास ले आए। तो 2000 बहुत ज्यादा था, 900 तो काफी कम है कंपैरेटिवली। तो एल्यूमिना में फ्लोर स्पार मिलाते ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डाउन आ जाएगा, क्रायोलाइट मिलाते ही कंडक्टिविटी चालकता बढ़ जाएगी, तो दोनों परेशानियां मिट गई। तो हम कहेंगे ओके, कुछ हद तक तो गायब हुई, है ना। ये दोनों कठिनाइयां क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार मिला के दूर कर लेते हैं। क्रायोलाइट एल्यूमिना को चालक बना देता है, जबकि फ्लोर स्पार मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आ जाता है। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो गई। करना कैसे है, जुगाड़ क्या है आपका? तो बच्चों एल्यूमिना विद्युत अपघटन लोहे के टैंक में करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया लोहे का टैंक, आयरन टैंक। ठीक है, एल्यूमिना विद्युत अपघटन आयरन के टैंक में कर देंगे। ठीक है, डायग्राम मेरे ज्यादा अच्छे बनते नहीं है, थोड़ा तो अच्छा बना, तो ये मैंने लिख दिया लोहे का पात्र। ठीक है, ये जो टैंक है बच्चों, ये बिहेव करेगा कैथोड की भांति। ठीक है ना, ये एग्जिट पॉइंट है एल्यूमिनियम के बाहर आने के लिए। ठीक है, अब तो मिलेगा ये ऐसे लग रहा है कि लिक्विड बाहर आ रहा है, तो बिल्कुल करंट पास करने के लिए पिघलाना तो पड़ेगा ना, तो लिक्विड फॉर्म तो वैसे ही हो गया, इसलिए। अब है ना, ये लोहा जो है, और आप एल्यूमिनियम पिघला हुआ बाहर निकालोगे, तो थोड़ा सा भी अगर आयरन उसमें मिक्स हो गया तो मिश्र धातु बन जाएगा। तो मुझे आयरन और एल्यूमिनियम को मिक्स नहीं करना है, किसी में को कंडीशन ही नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका संपूर्ण पात्र है, इसमें ना कार्बन की कोटिंग कर देते हैं ना, कार्बन का अस्तर चढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी ओवरऑल। ठीक है, संपूर्ण पात्र के अंदर हमने क्या किया, कार्बन लाइनिंग बना दी। ठीक है, कार्बन का अस्तर चढ़ा दिया। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ गई? क्यों? ताकि आयरन और एल्यूमिनियम मिक्स ना हो। ठीक है, अब तो हमारे पास तीन चीजें थी, मिक्स कर लो भाई। क्या क्या मिक्स करना था? तो एक तो हमारे पास था क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला है बच्चों Na3Al(F6), चालकता बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा था फ्लोर स्पार, मेल्टिंग पॉइंट डाउन करने का काम करेगा।
और तीसरा था एल्यूमिना। ठीक है, तीनों का मिश्रण जो है हम भर देंगे पूरा का पूरा। ओके, भर दो पूरा मिक्सचर जो है ये हमने भर दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि चलो आपने कैथोड तो लगा दिया, एनोड लगाओ। तो बच्चों एनोड के लिए हमारा जुगाड़ है, एनोड के रूप में हम ग्रेफाइट की रॉड्स लेते हैं जो इसमें सस्पेंडेड होती है ना, डूबी रहती है। ठीक है, इनका भी अच्छा खासा रोल है। अभी ये ग्रेफाइट रॉड्स जो है ये इसमें सस्पेंडेड है, डूबी रहती है। ओके, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिख देती हूं मैं, ग्रेफाइट छड़, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगा तो हम कहेंगे एनोड की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, मिक्सचर आपने भर दिया, कार्बन कोटिंग कर दी, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। अब जैसे जैसे रिएक्शंस होंगी ना तो बच्चों इसमें स्पार्किंग होती है, चिंगारियां निकलती है। चिंगारियां निकलती तो मिक्सचर थोड़ा उछले, हीट लॉस होता है, आपका हीट बाहर जाता है। हमें तो वैसे ही 900 पहुंचाना था तो हमें हीट लॉस तो चाहिए नहीं। तो स्पार्किंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे मिश्रण को कार्बन चूर्ण से ढक देते हैं। ठीक है, बीच बीच में ग्रेफाइट छड़ें डूबी हुई है, बाकी हमने क्या किया, कार्बन पाउडर, कार्बन चूर्ण से संपूर्ण मिश्रण को हम ढक देते हैं। बढ़िया, और टेंशन कर। अब अगर आपने मिक्सचर को कवर कर दिया और आप करंट पास कर रहे हो, ठीक है, आपका सारा काम हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा मिक्सचर खत्म होने वाला है, नया डालो। पहले देखिए मेटलर्जी की मशीन है ना, तो मशीन पूरा काम करेगी तो आपको देखना तो पड़ेगा ना। जैसे मिक्सी का जार होता है ना, तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पता चल जाता है कि भाई कितना अभी ये उछलेगा, बाहर आ जाएगा, कितना भरना है। ठीक है ना, या ढक्कन होता है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट तो होता है कि भाई मिक्सचर आपका बाहर नहीं आ जाए, है ना, या फिर शुरू से कम भरो। तो हम कहेंगे नहीं भाई हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इसको ढकना भी जरूरी है, खत्म हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक नया जुगाड़ लगाते हैं, हम है ना एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ मैंने क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया यहाँ। ठीक है, अब बल्ब कनेक्ट करने से क्या होगा, तो देखो जैसे जैसे मिक्सचर आपका खत्म होगा ना, एल्यूमिनियम आपका धीरे धीरे बाहर आएगा, ये लोग आयोनाइज्ड होंगे, पतला हो जाएगा मिक्सचर, सांद्रता कम हो जाएगी, है ना, तनु हो जाएगा। तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होगी, मिक्सचर तनु होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा ना, बल्ब आपका धीरे धीरे ऑन होना शुरू हो जाएगा। जब पूरा बल्ब जो है एकदम ग्लो कर जाए, इसका मतलब अंदर कुछ बचा नहीं है, पानी पानी रह रहा है, पानी छूट रहा है, या मतलब डाइल्यूट हो चुका है मिक्सचर, अब नया मिक्सचर भर दो। ठीक है, तो इसका जुगाड़ हमने किया यहाँ एक बल्ब लगा के। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स तुम्हारे क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे कि भाई एल्यूमिना मेटलर्जी, है ना, एल्यूमिना विद्युत अपघटन में दो परेशानियां क्या थी। तो हम कहेंगे पहला, एल्यूमिना इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारा कहना ही नहीं मानेगा, करंट ही नहीं आएगा। और दूसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। दोनों परेशानियां दूर कैसे करेंगे, तो हम मिलाएंगे क्रायोलाइट Na3Al(F6), ये कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, और CaF2 क्या करेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट डाउन करेगा, एक चालकता बढ़ाएगा और एक मेल्टिंग पॉइंट डाउन करेगा। ठीक है, बाकी तुम्हें सारा समझ में आ गया। कार्बन अस्तर, ताकि मिश्र धातु ना बन जाए, थोड़ी भी मुझे आयरन की इंप्योरिटी नहीं चाहिए, इसलिए पहले टंकी को अंदर से कार्बन का लेयर चढ़ा दिया, है ना। फिर कार्बन पाउडर से ढका, स्पार्किंग होगी, अभिक्रियाएं होंगी तो थोड़ी सी क्या होगी, चिंगारियां बाहर निकलेंगी, हीट लॉस होगा, ऊर्जा का हाश होगा, तो फिर इसको ढकना जरूरी है। ठीक है, ग्रेफाइट छड़ आपका एनोड का काम कर ही रही है, बल्ब क्यों लगाया आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करें तो बच्चों मेथड आपको समझा रहा है कि भाई इस विधि में एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। ठीक है, एल्यूमिना आपका था Al2O3, क्रायोलाइट क्या था, तो हम कहेंगे भाई Na3Al(F6). ठीक है, देखो ये खुद ही 10 आयन छोड़ देगा, 3 तो सोडियम छोड़ेगा, 1 एल्यूमिनियम छोड़ेगा, 4 और 6 फ्लोराइड छोड़ देगा, 10 आयन इसके खुद के हैं। चालकता बढ़ाना इसका काम है, और फ्लोरस्पार यानी CaF2। ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं, लोहे से बनी हुई टंकी में ले लेते हैं। टंकी आपका कैथोड का काम कर रही है, टंकी के भीतर कार्बन का अस्तर है, मिश्रण में ग्रेफाइट की छड़ भीगी रहती है, मतलब डूबी रहती है, जो एनोड का काम करती है, और एक पैरेलल ऑर्डर में समांतर क्रम में हमने बल्ब जुड़ा हुआ रखा है। ठीक है, ये सारा तुमने पढ़ लिया।
अब जब सेल में एल्यूमिना की मात्रा कम हो जाती है तो प्रतिरोध में वृद्धि के कारण क्या होगा, प्रतिरोध में वृद्धि नहीं हुई, प्रतिरोध कम हो जाएगा सेल का, है ना, करंट तेज जाएगा। प्रतिरोध में कमी के कारण बल्ब जलने लगता है, ठीक है, और बल्ब एक बार स्टार्ट हो गया तो एल्यूमिनियम इसमें और डाल देते हैं। विद्युत अपघटन पे स्पार्किंग होती है जिससे ऊष्मा की हानि होती है, अतः इससे बचने के लिए संपूर्ण मिश्रण पे कार्बन का क्या करते हैं, लेयर, है ना, कार्बन की परत जो है बच्चों वो हम चढ़ा देते हैं, ठीक है भाई। अब सेल में होने वाली अभिक्रिया, अब बच्चों ने इसके लिए दो कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि भी सीधा ही एल्यूमिनियम में करंट आ जाता है, Al2O3, एल्यूमिनियम अलग और ऑक्साइड अलग हो जाता है। एल्यूमिनियम आपका कैटायन है, कैथोड पे जाके अपचयित हो जाता है, ऑक्साइड आपका एनायन है, एनोड पे जाके ऑक्सीकृत हो जाता है ना। लेकिन दूसरी धारणा ये भी प्रचलित है कि भाई ये जो क्रायोलाइट है ये आयंस देता है। इस क्रायोलाइट में ना फॉर्मूला क्या था, Na3Al(F6), ये जो एल्यूमिनियम है ये अपचयित होके और आपका इकट्ठा होता है कैथोड पे, ठीक है, जो आप टंकी से अपन बाहर निकाल रहे हैं उसको वो, और एल्यूमिना का जो Al है वो वापस क्रायोलाइट बनाने में लग जाता है। तो दोनों धारणाएं प्रचलित है, एग्जैक्टली क्या होता है वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम बाहर आ जाता है। फर्स्ट वाला जो एजम्पशन है वो ज्यादा फेमस है, तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही, अगर आपसे पूछे तब भी आपको यही बताना है कि भाई प्रथम धारणा जो कि ज्यादा प्रचलित है, इसके अनुसार पहले एल्यूमिना का आयनन होता है, तो Al2O3, एल्यूमिनियम अलग हो गया, ऑक्साइड अलग हो गया। अब कैथोड पे, तो बच्चों कैथोड पे होना है अपचयन, कैटायन ये रहा Al+3, है ना, कैथोड विक्रिया यहाँ लिखा है, अच्छा ये ऊपर तो लिखा है विद्युत अपघटन, ठीक है, मैं एल्यूमिना का विद्युत अपघटन हुआ ये हुआ। अब कैटायन आपका आ गया कैथोड पे, अपचयन अभिक्रिया होगी तो ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड इसलिए लिखा है क्योंकि पिघला हुआ है। फिर एनोड पे अभिक्रिया, तो एनोड पे ऑक्साइड आयन पहुंच जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा दो, नवजात ऑक्सीजन, तो O+O O2। अब बच्चों एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना है ना, और ग्रेफाइट पे आप कोई भी मेथड से पढ़ेंगे तो भाई ऑक्सीजन गैस तो निकलेगी, तो ग्रेफाइट यानी कार्बन जो मुक्त हुई ऑक्सीजन गैस उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रेफाइट की छड़ कार्बन की थी, कार्बन तो खा गया ऑक्सीजन, तो ग्रेफाइट का ह्रास होता है, छड़ जो है वो गल जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा, ये भी सवाल बनता है अच्छा सा कि भाई एल्यूमिना विद्युत अपघटन में ग्रेफाइट छड़ों को बार बार बदलने का क्या कॉन्सेप्ट है। आप बाहर थोड़ी देर में ना ग्रेफाइट की छड़ें आपको बदलनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे भाई विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है ना, जो कि ग्रेफाइट से क्रिया करके CO2 बनाती है। अब ये CO2 तो आप समझ गए, CO2 तो गैस बन के उड़ जाएगी, ग्रेफाइट का कार्बन तो खा गया, इस चक्कर में ग्रेफाइट रॉड्स को बार बार चेंज करना पड़ता है। अब एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो कि ग्रेफाइट एनोड से क्रिया करके CO2 बना लेती है, अतः ग्रेफाइट छड़ों का क्षरण क्षय हो जाता है, ह्रास हो जाता है और इन्हें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। अब ऐसा भी है बच्चों कि 1 किलो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में आधा किलो कार्बन यानी कि ग्रेफाइट जो है वो जल जाता है, ध्यान रखना है आपको। अब बच्चों दूसरी धारणा, ठीक है, दूसरी धारणा के अनुसार सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए पहले क्रायोलाइट का क्या होगा, अपघटन होगा, चयन नहीं होगा, है ना, क्रायोलाइट जो है उसका अपघटन होता है, क्रायोलाइट डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो भाई क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या था, तो हम लेंगे Na3Al(F6), ठीक है। अब बच्चों क्रायोलाइट का अगर अपघटन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर अपघटन लिखना है, तो क्रायोलाइट हम कहेंगे सोडियम में टूटेगा, एल्यूमिनियम में टूटेगा और फ्लोराइड में भी स्प्लिट होगा, 6F-। अब कैथोड पे अपचयन, तो हमारा काम तो हो गया, Al+3 जो आया ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड में फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लेकिन बच्चों ये फ्लोराइड वापस है ना सोडियम से अभिक्रिया कर लेता है और NeF बना लेता है। आपको इन देखना कि फ्लोरीन गैस मुक्त होगी, नहीं ऐसा नहीं है ना, अभी भी सोडियम पड़ा है, फ्लोरीन पड़ा है, तो NeF बन जाता है, ठीक है। और ले देखिए हमारी जो स्पेसिफिक रिएक्शन थी कि ये जो एल्यूमिना है
ये आपका एनोड कार्बन ग्रेफाइट है ना, तो एल्यूमिना ग्रेफाइट से क्रिया करके Al बनाता है और CO2 निकल जाता है और CO2 मिलता है, इसका प्रूफ है। एल्यूमिनियम आपका गेट से बाहर आ गया, जो हमने एग्जिट पॉइंट दिया था लोहे के टैंक में, उसका भी प्रूफ है। अब अभिक्रिया कौन सी होती है, तो भी दोनों ही धारणाएं जो है वो प्रचलित है, तो दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कौन सी, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि। अब बच्चों ये इसे भी हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोल रहे हैं, और आपको जो एल्यूमिनियम प्राप्त होगा इस विधि से, तो बच्चों इस विधि से प्राप्त एल्यूमिनियम जो है वो लगभग 99.5% काफी हद तक प्योर है ना, और आपको प्योर करने की जरूरत है नहीं, वैसे 99.5% तक क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, अब आपको लगे नहीं 100%, तो एक और मेथड है हूप मेथड। हूप मेथड से हम एल्यूमिनियम का शोधन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है नहीं सिलेबस में, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी पे एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, रद्दी कॉपर। रद्दी कॉपर समझे, कॉपर स्क्रैप से कॉपर का निष्कर्षण। ठीक है, तो बस स्पेस नहीं है, हम यहीं पढ़ेंगे इसको। रद्दी कॉपर से कॉपर धातु का निष्कर्षण। अब ये क्या, तो बच्चों पहले ही क्या है, रद्दी कॉपर, कॉपर स्क्रैप मतलब लो ग्रेड ओर, कॉपर का वह अयस्क जिसमें कॉपर का परसेंटेज बहुत कम, तो पहले उसको छोड़ देते थे कि इसका भी अगर मेटलर्जी करेगी तो मिलेगा मेटल, वो बहुत कम है, खर्चा बहुत ज्यादा है, तो मोस्टली नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे अच्छे अच्छे मेथड्स डिस्कवर हुए, तो लो ग्रेड कॉपर से भी हम क्या करते, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते। अब इसमें हम क्या करते थे, उसका लीचिंग करना पड़ता है, मतलब जो भी आपका अयस्क है ना, उसको पर्टिकुलर किसी अभिकारक से रिएक्ट करके उसको घोलना पड़ेगा। अब अगर मैं कॉपर को घोल ही दूंगी बच्चों, तो कॉपर जो है वो कॉपर +2 अवस्था में आ जाएगा, विलियन जो भी, एक बार तो कॉपर क्या है फटाफट घुल के कॉपर +2 में आ जाएगा। अब या तो आप इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो भाई कॉपर जो है हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है, तो कॉपर फटाफट क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अच्छा इसकी लीचिंग, तो इसकी लीचिंग हम बैक्टीरिया से भी कर सकते हैं, है ना, या फिर हम क्या करें, तो भाई हम कॉपर स्क्रैप का जो भी अयस्क था आपके पास, जो भी जिस रूप में भी कॉपर था, स्क्रैप कॉपर था, उसको पर्टिकुलर किसी विलायक में घोल के लीचिंग करा के कॉपर +2 हिस्सा में लिया, या तो हम हाइड्रोजन गैस पास कर लेंगे, या आपको पता है आयरन मिक्स कर दो, आयरन की छिलन, आयरन स्क्रैप। अब आपको लगेगा कॉपर तो आ जाएगा, है ना, आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से तो ज्यादा है, तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, भाई मैं तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता हूँ और आयरन Fe+2 अवस्था में आ जाए। और आपको लगेगा कि कॉपर प्राप्त करने के लिए आयरन को तो आपने गवा दिया, है ना, आयरन का तो नुकसान हो गया, लेकिन कॉस्ट वाइज देखें तो काफी फर्क नहीं है ना, 1 किलो आयरन और 1 किलो कॉपर, एक अगर 10 रुपए का कॉस्ट है अगर आयरन का, तो कॉपर 1 किलो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए भी हो सकता है ना, तो ठीक है, इतना लॉस तो चलता ही है ना। तो आपको महंगी चीज चाहिए, तो सस्ती चीज का आपने सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है भी लो ग्रेड और था ना, निकलता भी कॉपर कम ही है, तो ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई रद्दी कॉपर से कॉपर धातु का निष्कर्षण क्यों करना, तो हम कहेंगे रद्दी कॉपर मतलब कॉपर के ऐसे अयस्क, ऐसे सॉल्ट जिनमें लो ग्रेड और है, जिनमें कॉपर का परसेंटेज बहुत कम है, उसमें कॉपर का निक्षालन कर लेते हैं उचित विलयन में, माध्यम अम्लीय रख लेते हैं, बैक्टीरिया से भी निक्षालन करा सकते हैं क्योंकि वो भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, मिश्रण में या आपका जो विलायक है उसमें या तो हाइड्रोजन गैस पास करेंगे या आयरन का स्क्रैप, आयरन की छिलन डाल देंगे, जिससे कॉपर जो है वो धातु अवस्था में अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे बच्चों आज के इलेक्ट्रोमेटलर्जी पे बेस्ड। तो आपको क्लियर है पायरोमेटलर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है। अच्छा, इसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोमेटलर्जी, है ना, आपने जलीय विलयन बनाया इसका,
तो इसे इलेक्ट्रोमेटलर्जी नहीं पढ़ेंगे भाई, इसमें करंट का तो कोई रोल नहीं है ना, इसमें करंट पास का तो कोई रोल नहीं है ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, जल धातु करो कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोमेटलर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोल दिया हो तो थोड़ा ध्यान रखना, एल्यूमिनियम वाली थी वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी थी, और ये है आपका हाइड्रोमेटलर्जी, जल धातु का। देखो करंट तो इसमें हमने कहीं पे भी पास नहीं किया है, ठीक है। तो हाइड्रोमेटलर्जी फॉर द लो ग्रेड ओर ऑफ कॉपर, क्लियर। तो बच्चों आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। अब हमने मेटलर्जी के लगभग सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, तो हम कहेंगे तो आयरन मेटलर्जी, कॉपर मेटलर्जी, भट्टी के अंदर जो जो प्रोसेसेस है, जो जो अभिक्रियाएं हैं उनको डिस्कस करना, और उसके बाद में है धातुओं का शोधन यानी कि रिफाइनिंग यानी कि प्यूरिफिकेशन। आप अलग अलग मेथड्स यूज करके मेटल तक तो आ गए, लेकिन आपका मेटल 100% प्योर नहीं है। अब सबको एक ही विधि से हम शुद्ध नहीं कर सकते, है ना, अलग अलग मेथड्स यूज होंगे, तो हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम रिफाइनिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।